नमस्कार। स्वागत है आपका INTV करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में अ, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हम लोग सीधे अपने खबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज का दिन है 22 जून 2026। आज जो मुख्य समाचार हैं या मुख्य खबरें हैं जिनसे आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। CCPA ने भ्रामक खाद्य दावों पर कार्रवाई की। भारत के वस्तु निर्यात में 15% की वृद्धि। फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट श्रेणी पर विचार। भारत ने महिला 4x100 मीटर रिले में जीता स्वर्ण पदक। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया। विमल एन पटेल ITLOS के न्यायाधीश निर्वाचित हुए। I4C ने GRM और MRM पोर्टल लॉन्च किए। एक्सिस बैंक और बिट्स पिलानी की साझेदारी हुई। किस विषय पर हुई, ये हम लोग डिटेल देखेंगे सबका। ADB ने स्कूल नेट इंडिया के साथ $10 मिलियन का समझौता किया और AI आधारित स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम लोगों को डिटेल्स समझना है, विश्लेषण करना है और उससे संबंधित क्या प्रश्न आने वाले BPSC, UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या बैंकिंग की परीक्षाएं या SSC CGL की परीक्षाएं या फिर कोई डिफेंस की परीक्षाएं, जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाए वहां पर इन खबरों से क्या प्रश्न बन सकते हैं, किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है, इन सारी बातों पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं पहले खबर की तरफ। पहली खबर जो है हमारी, वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहली खबर जो है हमारी, वो क्या है, CCPA ने भ्रामक खाद्य दावों पर कार्रवाई की। CCPA है क्या, देखिए 21 जून 2026 को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन 2022 के तहत की गई है। ठीक है, समझिएगा बात को। दो कंपनी स्टोरिया फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स स्पेशलिटीज लिमिटेड पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है और वो किस आधार पे किया गया है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस 2022 के तहत ये किया गया है। ठीक है, अब देखिए कि मामला क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टोरिया फूड ने अपने कुछ उत्पादों पर 100% टेंडर कोकोनट वाटर और 100% जूस जैसे दावे किए थे जो कि भ्रामक थे, जो कि जांच में सही नहीं पाए गए ये दावे। उसी तरह मिसेस बेक्टर्स में इंग्लिश ओवन ब्रांड के तहत 100% आटा ब्रेड और 100% होल व्हीट ब्रेड का दावा किया था, जो 30 जांच में सही नहीं पाए गए, इसीलिए उन पर ये 1-1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं, इस खबर से क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को निकाल के रखना है जिससे कि हम लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। पहली बात, कार्यवाही करने वाली संस्था का नाम क्या है, CCPA। CCPA क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, कानून, कौन से कानून के तहत ये काम किया गया है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ये जुर्माना उन पे लगाया गया है। कौन से गाइडलाइंस या दिशा निर्देश के तहत ये जुर्माना लगाया गया है, याद रखिएगा ये कानून अगर पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और अगर दिशा निर्देश की बात करें यानी कि गाइडलाइंस की बात करें तो ये गाइडलाइंस जो हैं वो कौन सी है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस 2022। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, इसी खबर के तहत एक प्रिजर्वेटिव का नाम भी हमें ध्यान में रखना है, जो जनरली क्या होता है, यूज किया जाता है, इसको
खाना या कोई भी खाद्य पदार्थ जो होता है उसकी पैकिंग जब की जाती है तो उसके सेफ्टी के लिए उसके संरक्षक की तौर पे यूज किया जाता है। उसका कोड एक है, वो है INS 202। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार हो सकता है कि ये प्रश्न पूछ लिया जाए। दावा क्या था विवादित? दावा क्या था विवादित? ये था 100% बोलना, प्योर बोलना, नेचुरल बोलना। अगर ये सारी चीजें आप अपने इस गाइडलाइन के तहत ही ये कहा गया है कि अगर आप अपने एडवर्टीजमेंट में 100% या प्योर या नेचुरल इस तरह के अगर आप शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। और इसका ये कौन सी नाजीर पेश करना चाह रहा है इस तरह की का जुर्माना करके? उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से संरक्षण दिलाना चाह रहा है। यानी कि कोई भी मिसलीडिंग खबर, कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के तहत उपभोक्ताओं को कोई भी समस्या ना आए, उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, आगे की खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत के वस्तु निर्यात में 15% की वृद्धि हुई। अब देखिए, ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वस्तु निर्यात की। ठीक है, हम लोग टोटल निर्यात की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वस्तु निर्यात की बात कर रहे हैं। भारत के वस्तु निर्यात में 15% की वृद्धि हुई। अब ये वस्तु निर्यात अलग से क्यों बोला गया है, समझिएगा बात को। देखिए क्या हुआ है, वित्त वर्ष 26-27 के शुरुआती 2.5 महीनों यानी कि अप्रैल, मई और जून के पहले 14 दिन, 2.5 महीने, शुरुआत के 2.5 महीने में क्या हुआ है, भारत के वस्तु निर्यात यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जिस बात पे मैंने आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए बोला था वो क्या था, वस्तु निर्यात। वस्तु निर्यात को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। और वो क्या है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का अर्थ भौतिक वस्तुओं, याद रखिएगा, ये देखिए, भौतिक वस्तुओं यानी कि फिजिकल गुड्स का निर्यात है। कोई भी गुड्स को जब हम फिजिकली अपने यातायात के माध्यम से हम दूसरे देश में अगर निर्यात करते हैं तो वो वस्तु निर्यात के अंदर आता है। वस्तु निर्यात में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन, वस्त्र, कृषि उत्पाद आदि शामिल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से हमारे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में आते हैं, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, रसायन, वस्त्र और कृषि उत्पाद इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके, इस खबर से क्या क्या पॉइंट्स हम ले सकते हैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। ठीक है, देखिए मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कौन सा है, वस्तुओं का निर्यात को कहते हैं। अप्रैल मई में निर्यात कितनी हुई है, 88.19 बिलियन US डॉलर हुई है। पेट्रोलियम के, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेन है जिसमें जो आपको मैंने बताया था, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन, वस्त्र और कृषि उत्पाद की जब बात की गई थी तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पेट्रोलियम उत्पाद। और इसीलिए ये जो 88.91 बिलियन डॉलर की जो हमारी निर्यात हुई है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि पाई गई है, वो है 54.89%। निर्यात का आंकड़ा जारी करने वाली संस्था कौन थी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। ठीक है, और वैश्विक निगरानी जो विश्व के अलग अलग देशों के इस तरह के आंकड़ों पर निगरानी रखता है उस संस्था का नाम क्या है, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNTD। ये ध्यान रखेंगे इन बातों का, ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अगले खबर की तरफ। ये खबर आ रहा है, क्या है ये खबर, फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट। ये एक नया टर्म कॉइन किया जा रहा है, फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट यानी कि FUS। ठीक है, इसकी श्रेणी पर विचार किया जा रहा है। क्या है ये फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट, होता क्या है, भारत में शहरी क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए FUS यानी कि फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट नामक नई श्रेणी पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, अभी कैसे हम लोग शहरों का वर्गीकरण कर रहे थे, अभी दो तरीके से कर रहे थे, एक है सेंसस टाउन सिस्टम और दूसरा है स्टैट्यूटरी टाउन्स। सेंसस टाउन्स मतलब कोई भी ऐसा ह्यूमन सेटलमेंट
कोई जहां की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो और निर्धारित मानदंड पूरे करने वाले क्षेत्र हों, उसको हम लोग सेंसस टाउन बोलते हैं। और अगर कोई नगर निकाय द्वारा अधिसूचित किया गया है किसी क्षेत्र को, तो उसको हम लोग स्टैट्यूटरी टाउन्स बोलते थे। लेकिन ये अभी ये कार्य में है, ये वर्गीकरण की व्यवस्था। इसके बाद अभी एक जिस पर विचार चल रहा है, जो नई व्यवस्था जिस पर विचार चल रहा है, वो है ऐसे क्षेत्र जो प्रशासनिक रूप से गांव हो सकते हैं लेकिन व्यवहार में शहरी गतिविधियों से जुड़े होते हैं। ऐसे शहर को ढूंढे जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे क्षेत्र जो प्रशासनिक रूप से गांव हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो विलेज हो, बट लेकिन वो अपने व्यवहार से यानी कि अपने वर्क कल्चर से वो शहरी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, इनकी पहचान करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी उसको बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट आधारित नाइट टाइम लाइट डाटा, नाइट टाइम लाइट डाटा से की जाएगी। ठीक है, तो इस खबर से क्या क्या महत्वपूर्ण हम लोग बिंदु निकाल सकते हैं अपनी परीक्षाओं के लिए। पहला है प्रस्तावित श्रेणी, कौन सी श्रेणी, जो वर्गीकरण, शहरों के वर्गीकरण की श्रेणी कौन सी डेवलप की जा रही है, वो है फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट यानी कि एफयूएस। ठीक है, इसका आधार क्या बनाया जाएगा, इसका आधार बनाया जाएगा बिल्ट अप एक्टिविटी और कम्यूटिंग लिंक्स। मतलब वहां पे उनके उस क्षेत्र में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और कैसी कैसी गतिविधियां वहां पे की जा रही हैं। इसके बाद आ जाता है तकनीक। ये कौन सी तकनीक पे बेस्ड रहेगा, ये हमारा एफयूएस सिस्टम, वर्गीकरण का सिस्टम, वो है सैटेलाइट नाइट टाइम लाइट मैपिंग पर। ठीक है, और पहचान करने वाली संस्था कौन सी होगी हमारे भारत में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि एनआईयूए। ठीक है, ये खबर से ये बिंदु हम लोगों को निकल के आता है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है आने वाली परीक्षाओं के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले खबर की तरफ। अगली खबर क्या है, भारत ने महिला 4x100 मीटर रिले में जीता स्वर्ण पदक। क्या खबर है ये, इसके डिटेल्स को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पहले क्या है, भारत ने 21 जून 2026 को, भारत ने कब, 21 जून 2026 को चीन के शांग्यू में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में महिला 4x100 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, कहाँ पे ये आयोजित किया गया था, चीन के शांग्यू में आयोजित किया गया था। कौन सी प्रतियोगिता थी, एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 थी। और इसमें महिला वर्ग में क्या हुआ था, स्वर्ण पदक का विजेता बना भारत। ठीक है, ये खबर याद रखनी है हमको, ध्यान रखना है इस खबर को। इसके बाद क्या था, इस टीम के सदस्य कौन कौन थे, श्रावणी नंदा, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवशंकर और तमन्ना। भारतीय टीम ने 43.85 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। ये ध्यान रखिएगा, 43.85 सेकंड का लगा था भारतीय महिलाओं को स्वर्ण पदक जीतने के लिए। चीन ने इसमें रजत जीती थी और थाईलैंड ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो क्या क्या इससे मुख्य बिंदु निकल के बाहर आते हैं इस खबर से। कौन सी प्रतियोगिता थी, एशियन रिले चैंपियनशिप 2026, कहाँ पे आयोजित की गई थी, शांग्यू चाइना में। कौन सी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया था, 4x4 मीटर वाले में। और ये समय कितना लगा था, समय 43.85 सेकंड लगा था। इसके अलावा भारत 2 और पदक जीता था इसी रिले में। कौन सा, एक युगल 4x4 मीटर में रजत पदक जीता था और समय कितना लिया था, 3 मिनट 17 सेकंड, 17.06 सेकंड। और एक युगल 4x100 मीटर में भी कांस्य पदक जीता था, कितने में, 41.47 सेकंड्स में पूरा करके। ये ध्यान देने वाली, इसमें ये महत्वपूर्ण है फिर कि अगली मेजबानी हमारे भारत के पास है जो कि चंडीगढ़ शहर में आयोजित किया जाएगा ये 2027 में। कौन सी प्रतियोगिता की बात हो रही है, एशियन रिले चैंपियनशिप, जो कि शांग्यू चाइना में 2026 में आयोजित किया गया, उसी को 2027 में चंडीगढ़ में हमारे भारत में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया। ये इंडेक्स क्या होता है थोड़ा समझते हैं हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के ETI यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन को वैश्विक रैंकिंग में अग्रणी स्थान पर रखा है, जबकि भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और अब 54.9% के स्कोर के साथ 70वें स्थान पर है। अब ये ETI स्कोर इंडेक्स होता क्या है, ETI होता क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। यह रिपोर्ट देश की ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन है, यानी कि आपके पास जो एनर्जी सप्लाईज हैं, एनर्जी फैसिलिटीज हैं, जो भी एनर्जी से रिलेटेड जो भी कार्य आपके देश में किए जाते हैं, उनका उत्पादन हो, उनका उत्सर्जन हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, उन सभी प्रणालियों का मूल्यांकन किया जाता है कि, और इसमें देखा क्या जाता है, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी, ये 3 प्रमुख आधार बनाए जाते हैं एनर्जी के क्षेत्र में, और उन्हीं आधारों पे हर एक देश के एनर्जी रिपोर्ट का, एनर्जी या ऊर्जा प्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है और एक इंडेक्स के तौर पे उसको प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, इससे क्या क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं, देखिए रिपोर्ट कौन कौन सी है, क्या है, ETI 2026 यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026। जारीकर्ता कौन होता है, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रथम स्थान किसको मिला है, स्वीडन को। भारत की रैंकिंग और स्कोर कितना है, 70वीं रैंकिंग है भारत की और 54.9 का भारत का स्कोर है। मुख्य आधार किसको माना गया है इसमें, मुख्य आधार है एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी। ठीक है, WEF मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस खबर से मिलते जुलते हैं, इस खबर से निकल के आती हैं, जिसपे कि प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में बन सकते हैं दोस्तों। अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला खबर क्या है हमारे पास, अगली खबर हमारे पास क्या है, बिमल एन पटेल ITLOS के न्यायाधीश निर्वाचित हुए। क्या है भाई ये, देखिए भारतीय विधि विशेषज्ञ जो कानून के जानकार हैं, कौन, विमल एन पटेल को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यानी कि ITLOS का न्यायाधीश चुना गया है। ITLOS क्या है, ITLOS समुद्री कानून से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए स्थापित एक न्यायाधिकरण है। इसका मुख्यालय जर्मनी के हैम्बर्ग में है, ये ध्यान रखेंगे, जर्मनी के हैम्बर्ग में ITLOS का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इस खबर से क्या मुख्य बिंदु निकल के आता है, कौन सी संस्था है, ITLOS का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, कार्यकाल इनका जो निर्वाचित हुए हैं कौन, विमल एन पटेल, इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहेगा, ये 9 वर्षों के लिए हुए हैं और ये 2026 से 2035 तक ये ITLOS के न्यायाधीश रहेंगे। उत्तराधिकारी ये इससे पहले भारत के कौन थे, 2026 से पहले वो थे नीरू चड्डा। पदभार ग्रहण कब करेंगे विमल एन पटेल, ये पदभार ग्रहण करने की तिथि है 1 अक्टूबर 2026 और ये जो ITLOS है इसका मुख्यालय कहाँ है, हैम्बर्ग जर्मनी में है। ठीक है, और भारतीय न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं इसमें, विमल एन पटेल बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। I4C ने GRM और MRM पोर्टल लॉन्च किए। I4C ने GRM और MRM पोर्टल लॉन्च किए, ये क्या है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये साइबर अपराध से संबंधित खबर है हमारे पास, जिसके लिए सरकार ने कुछ योजना बनाई है, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर,
यही है I4C। क्या आई, उसके बाद 4 C है हमारे पास, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि I4C ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से शिकायत निवारण और धन वापसी के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी कि GRM और MRM यानी कि मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या खबर है, इसमें है ये I4C क्या होता है। I4C की स्थापना भारत में साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच को मजबूत करने के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, साइबर अपराधों से जुड़े मामलों का में समन्वय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, किनको, पुलिस को। ठीक है, तो ये कौन सा संगठन है, I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है, गृह मंत्रालय। कौन से पोर्टल दो लॉन्च किए गए हैं, पहला पोर्टल क्या है, जीआरएम यानी कि क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और दूसरा पोर्टल कौन सा है, एमआरएम यानी कि मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है साइबर धोखाधड़ी मामलों में त्वरित सहायता। साइबर धोखाधड़ी मामलों में त्वरित सहायता इसका उद्देश्य है। और किस एरिया में ये काम करता है, साइबर क्राइम के मैनेजमेंट में ये काम करता है। कौन से एरिया में काम करता है, साइबर क्राइम मैनेजमेंट में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कौन सी आ रही है, अगली खबर है एक्सिस बैंक और बिट्स पिलानी। एक्सिस बैंक और बिट्स पिलानी की साझेदारी हुई है। क्यों हुई है, फिनटेक एस्टेब्लिश करने के लिए हुई है। हम लोग इस खबर को देखते हैं। एक्सिस बैंक और बिट्स पिलानी ने हैदराबाद में एक्सिस बैंक बिट्स पिलानी इंडस्ट्री रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, परियोजना का क्या उद्देश्य है, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, फिनटेक रिसर्च यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च है, और इनोवेशन यानी कि नवाचार को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्योग के विशेषज्ञों के लिए संयुक्त अनुसंधान मंच तैयार करना। ठीक है, इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, दो साझेदार हैं, कौन कौन से दो साझेदार हैं, एक्सिस बैंक और बिट्स पिलानी। इनका कहाँ पे स्थान होगा, कौन सी जगह पे ये सेंटर एस्टेब्लिश होगा, ये जो बिट्स पिलानी का हैदराबाद कैंपस है वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। फोकस एरिया कौन सा होगा, फिनटेक रिसर्च। उद्देश्य क्या है, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में कोलैबोरेशन। कौन से क्षेत्र में काम होगा, बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में। और इससे लाभ क्या होगा, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें इसको यही ध्यान रखना है हम लोगों को, यही पॉइंट्स इसमें महत्वपूर्ण है। अगली खबर की तरफ हम लोग जाते हैं, जो कि अभी चर्चा में रही पिछले 24 घंटे में। वो क्या है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्कूल नेट इंडिया के साथ $10 मिलियन का समझौता किया है। क्या है, क्या हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के साथ $10 मिलियन का वित्तीय समझौता किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इस परियोजना का पहला उद्देश्य है भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है लगभग 58,000 डिजिटल क्लासरूम स्थापित करना। और तीसरा है छात्रों तक आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, इस योजना को जीका, जीका क्या है, एक जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, जो इस क्षेत्र में भी काम करती है, उसका भी समर्थन प्राप्त रहेगा इस एडीबी और स्कूल नेट के बीच में जो $10 मिलियन का समझौता हुआ है। क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें ध्यान रखने वाले, कौन से संस्था की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। वित्तीय सहायता कितने की मिलने जा रही है, पहले चरण में $10 मिलियन की मिलने जा रही है। लाभार्थी कौन होने वाले हैं इसमें, स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड वाले। कितनी डिजिटल कक्षाएं बनाई जाएंगी, 58,000। इसका सेकंड फेज जो है लीप टू लोन, उसमें भी $5 मिलियन दिए जाएंगे। सहयोगी संस्था कौन है, जापान की जीका। जीका क्या है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और क्या उद्देश्य है, डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और सस्टेन करना। ठीक है, तो अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है, अगली खबर है एआई आधारित स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम से संबंधित। ये खबर क्या कह रहा है, ये खबर कह रहा है
कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्यान्न भंडारण की निगरानी के लिए एआई इनेबल्ड स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। प्रहलाद जोशी जो है हमारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या किया है, एआई इनेबल्ड स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम क्या होता है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न भंडारण की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है। सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैफिकिंग सुविधाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। पहली चीज क्या है? एआई मॉनिटरिंग हो रही है, यानी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। दूसरा क्या है? फास्ट टैग इंटीग्रेशन है इसमें, यानी कि वाहन की भी ट्रैकिंग की जा सकेगी। स्मार्ट लॉक्स उपलब्ध हैं, यानी कि जियो टैग सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। फेस रिकॉग्निशन भी इसमें संभव है, यानी कि पहचान का सत्यापन भी करना इसमें संभव रहेगा। ये चार जो टेक्नोलॉजी हैं, ये सारे टेक्नोलॉजीज किससे संबंधित है? एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। और इन सभी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है? एक एआई इनेबल्ड स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, जो कि लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। लॉन्च करता कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। प्रणाली कौन सी है? एआई इनेबल्ड स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम। किस उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है? फूड ग्रेन स्टोरेज मॉनिटरिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? एआई मॉनिटरिंग रियल टाइम सर्विलेंस के लिए, फास्ट टैग इंटीग्रेशन व्हीकल ट्रैकिंग के लिए, स्मार्ट लॉक्स जियो टैगिंग के लिए, और फेस रिकॉग्निशन आइडेंटिटी के सत्यापन यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, कौन से स्थल से, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भारत मंडपम से इसको लॉन्च किया गया है, जो कहाँ उपलब्ध है? न्यू दिल्ली में। जो कहाँ उपलब्ध है? न्यू दिल्ली में। जो कहाँ मौजूद है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज पिछले 24 घंटे के महत्वपूर्ण खबर और उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के तहत, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगामी सभी वीडियोस को आप तक पहुंच सके समय से, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर हम लोग 24 घंटे की खबर के साथ और उससे बनते हुए संभावित प्रश्नों के साथ जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।